नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं। 1000-1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, लगभग 1000-1500 सवाल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो या तो डायरेक्टली आते हैं या इनके इर्द गिर्द जो चीजें होती है वो सवाल पूछ लिया आता है। मेरा मानना है कि अगर इन 1000-1500 सवालों को ठीक से कर लिया जाए, उनको ना सिर्फ उनको याद कर लिया जाए बल्कि उनके इर्द गिर्द जो चल रहा है उनको भी ठीक से पढ़ लिया जाए, बहुत संभावना है कि आप अपना पेपर अच्छे तरीके से क्रैक कर ले जाओगे। 12 अक्टूबर का पेपर होने वाला है यूपी पीसीएस प्री 2025 का। अभी ये 1000-1500 की जो लिस्ट मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं, इसमें अलग सभी सब्जेक्टों के हैं, तो उनको हम ठीक से कवर करेंगे। लगातार कोशिश रहेगी 5-6 महीने के अंदर मैं सभी क्वेश्चंस आपको करा दूं मैं। तो आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी का जो यहाँ पर पहला सवाल है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इससे कि आपको समझ में आ जाए। पूछा जा रहा है भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता यानी एडवाइजर कौन है, ये पूछ रहे हैं। अब पहले समझते हैं जो जिनको नहीं आता, जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, थोड़ा समझते हैं वो क्या है इसके अंदर। देखिए, सवाल समझते हैं, प्रोसेस के पीछे इतिहास में जाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा संविधान सभा लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए 1946 में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनती है। संविधान सभा का काम होता है कि संविधान को बनाया जाए, ठीक है। अब देश के आजाद होने से पहले ही संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 9 दिसंबर 1946 में हो जाती है और 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो जाता है। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि संविधान सभा है। संविधान सभा का काम यह है कि जितने भी पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ठीक है, नेता चुन के आएंगे। 10 लाख पर एक नेता चुन के आता है और वो व्यक्ति संविधान बनाने की प्रक्रिया में शरीक होता है और अपना इनपुट देता है। यह संविधान सभा का काम था, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे नेता जो चुन के आए, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स थे जो नेता नहीं थे बट उनको संविधान का बहुत ज्यादा नॉलेज था। उन्होंने दुनिया भर के संविधान को स्टडी किया था, पढ़ा था और उनको बहुत नॉलेज था। तो उनको एज एन एडवाइजर पोस्ट पर रखा गया। तो उसी में से जो है B.N. राव साहब जो है बहुत ही ज्यादा माने जो एक संविधान ज्ञाता के रूप में है और वो जो है एडवाइजर परामर्शदाता के रूप में संविधान सभा में काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। B.N. राव, कई बार सवाल आया हुआ है। B.N. राव संविधान सभा के परामर्शदाता थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे इसी चीज में अब यहां पर एक आया कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब ये लाइन को समझते हैं क्या है ये, यानी मैंने ऐसे बताया आपको कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। मतलब सारे लोग चुन के आए पूरे इंडिया से। अब जब भी कोई नई सभा शुरू होती है तो अभी तो कुछ पता नहीं कि चेयरमैन कौन होगा, क्या होगा। तो क्या होता है कि शुरुआत में सबसे पहले दिन एक टेम्परेरी अस्थायी, ठीक है, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वरिष्ठ हो, बड़ी इज्जत उसकी हो, ठीक है, तो वो अस्थायी रूप से टेम्परेरी बेसिस के ऊपर वो अध्यक्ष बनता है। उस अध्यक्ष का काम होता है कि एक नए स्पीकर होगा उसका चुनाव कराए और चुनाव चुन के जो व्यक्ति आएगा उसको स्पीकर का पद दे दे। यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे 3-4-5 दिन के लिए वो व्यक्ति चुनता है, अस्थायी रूप से होता है। तो संविधान सभा जब बनी, ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब को, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, ठीक है। आजकल भी होता है हमारे यहाँ संविधान उसमें कि जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, पूरे कंप्लीट 5 साल के बाद तो चुनाव होते हैं, तो प्रो टर्म स्पीकर, आज के जमाने में क्या नाम है, प्रो टर्म स्पीकर होते हैं, जो कि अस्थायी स्पीकर होते हैं। और वो बाद में उनका काम होता है कि वो ओथ दिलाएं और स्पीकर का चुनाव कंडक्ट कराएं, ठीक है। तो यहां पर भी आपको तो ये भी सवाल भी कई बार आता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर क्या बोलो। ये कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार सवाल पूछा गया है, तो प्लीज आप जो है इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी जो 2 दिन के लिए यानी जो चुनाव कराया स्पीकर है, तो वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने कराया। यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए और उसमें से मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या समाधान रहेगा इसका।
अब अगला सवाल देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि क्रम बनाना है हमें, ठीक है, जो घटनाएं कुछ घटी हैं उनका जो है क्रम हमें नियुक्त करना है, कालानुक्रम बनाना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, ठीक है। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, ठीक है, मतलब कब हुई है, फिर अब भारतीय संविधान पारित कब हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा पहले उसको समझ लेते हैं। हमें पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक, इसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब जो हैं वो अस्थायी अध्यक्ष बने, तो वो पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अभी पढ़ा था जस्ट मैंने 9 दिसंबर, ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अभी कि भारतीय संविधान के पारित होने के जो पारित कब हुआ था, तो पारित होने के लिए इसमें आप समझिए जब कब बन के तैयार हो गया था, तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हो गया, ठीक है। ये मैं पढ़ चुके ना, मैं अभी मैं कहा था जबकि बन के तैयार हुआ और लागू कब हुआ, लागू जो हुआ है वो हुआ है 26 जनवरी 1950 में, ये लागू हो गया। तो तीन चीजें हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। सबसे पहले जो है वो संविधान सभा की पहली बैठक ही हुई। अभी प्रारूप समिति तो बाद में बनेगी ना, प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो बाद में अभी आए ना, पहले तो है पहली बैठक होगी, तो पहली बैठक क्या है, नंबर 4 पहले यहाँ पे होना चाहिए, तो नंबर 4 यहाँ पे आ गया, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पहली बैठक, उसके बाद प्रारूप समिति बनेगी, तो 2 4 का 1 होगा, तो यहाँ दोनों में 4 और 1 है, क्योंकि जब संविधान सभा बन जाएगी उसके बाद ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद संविधान बन के तैयार होगा, तो तीसरे नंबर पर आएंगे, और उसके बाद 2 नंबर पर आएगा, ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा कि जब लागू कब होगा। तो ये आपका डी जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है कि पहले संविधान सभा की पहली बैठक होगी जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उसके बाद प्रारूप समिति बनती है जो कि बनी है आपकी 29 अगस्त 19, की थोड़ा सा अलग है, 29 अगस्त 1947 को बनती है, ठीक है, देश आजाद होने के बाद। उसके बाद संविधान बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 में, और लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझ लिया आपने, ठीक है। संविधान कब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, लागू कब होता है 26 जनवरी 1950, 2 महीने के बाद लागू होता है। क्यों लागू होता है ये हिस्ट्री का सवाल है, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। बस एक छोटा बताता हूं आपको मैं कि इसका जो इफेक्ट है, जो बेसिक से समझाता हूं कि जब भारत के नेताओं में और अंग्रेजों में बात नहीं बन रही थी, अब इसमें कई चीज समझनी पड़ेंगी आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ना पड़ेगा, फिर साइमन कमीशन पढ़ना पड़ेगा, फिर नेहरू रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद कुल मिला के समझिए, वो इसमें हिस्ट्री पढ़ा दूंगा आपको मैं। समझिए कि जब भारत ने जो नेताओं ने मिलकर जो एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, और अंग्रेजों को बोला था कि आप इसको लागू करो, जब अंग्रेजों ने वो चीज भी लागू नहीं की, तो भारत के नेताओं ने कहा कि नहीं भाई, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे, सवाल आता है, रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने भारत का झंडा रोहण करके पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। उससे पहले कांग्रेस डिमांड कर रही थी डोमिनियन स्टेटस की बात, यानी कि ऊपर महारानी रहेंगी, नीचे सब जो होंगे वो इंडियंस काम करेंगे। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट को भी लागू नहीं कर पाए, तो भारत ने बोला कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए। और तब पहली बार 26 जनवरी 1930 में नेहरू जी ने पहली बार रावी नदी किनारे खड़े होकर झंडारोहण का और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब उसके बाद से यानी 31, 32, 33 तक पूरा 1946 तक जो है वो, इनफैक्ट 1947 तक जो है वो 26 जनवरी ही हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे पिछले 15-17 साल से। अब भारत को उम्मीद थी कि जब अंग्रेज जाएंगे तो 26 जनवरी को ही हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना लेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ ऐसा कांड किया कि वो 15 अगस्त को ही चले गए। अब क्या था इसके बाद बात बताऊंगा, बहुत लंबे हो जाएगा चीजें, माउंटबेटन जी ने क्या किया वो अलग बात है। तो अब हमारा 15 अगस्त को जो है वो हो गया इंडिपेंडेंस डे। अब जो हम मनाते चले आ रहे हैं 26 जनवरी से, तो उसका क्या करेंगे, तो चूंकि ये डेट बहुत दिल के पास थी भारतीयों के, इस डेट को बचाया गया और बोला गया ठीक है इंडिपेंडेंस डे तो नहीं हो सकता, तो अब हम इसको संविधान लागू करके अपने आप को रिपब्लिक घोषित करते हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसीलिए 26 जनवरी की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उस तारीख को अब गणतंत्र दिवस एंड रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर कह रहा हूं कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में चीजें लिखिएगा जैसे कि हम करता, ठीक है। संविधान पर विदेशी प्रभाव, अब यहाँ पर एक सवाल बहुत आता है कि
कि संविधान के ऊपर अलग अलग एक ठीक है, यहां पर है कि पहले समझते हैं कि चीज क्या है ये संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या है। फॉरेन इफेक्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कि विदेश का प्रभाव हमारे देश के संविधान पे कैसे पड़ा। थोड़ा दो तीन बात समझते हैं जिससे कि आपको मेन समझ में आएगा। आपको देखिए, एक होता है कट कॉपी पेस्ट। क्या होता है कट कॉपी पेस्ट? यानी आपने कहीं देखा और तुरंत उसको उसी रूप में आपने अपना लिया, इसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है। एक होता है कि आपने कुछ चीज देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, उसके बाद आपने उस तरह पे उस चीज को अपनी जरूरतों के हिसाब से मोल्ड करते हुए, अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको चेंज करते हुए अपना लिया। इंस्पायर हुए, आपको चीज अच्छी लगी, लेकिन आपने उसको अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना लिया। तो भारत में हमेशा से देखिए, भारत के लोग हमेशा से दुनिया से कनेक्टेड रहे हैं, दुनिया से कनेक्टेड रहे, तो उनको पता रहता था कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इसलिए भारत के नेता, मैं हमेशा कहता हूं, हम लकी हैं कि भारत के पास बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे हैं, टॉप लेवल पे बहुत अच्छे नेता रहे हैं, तभी भारत जो है इतना बेटर हो गया। अगर आपको देखना है कि नेता की वैल्यू, तो पाकिस्तान को देखते हो, पाकिस्तान में कोई नेता नहीं रहा, आज उसकी हालत क्या हो गई। तो इंडिया में चाहे कोई पार्टी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास कुछ बहुत अच्छे नेता हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। ठीक है, हर पार्टी में है वो, आप भले पसंद करो ना पसंद करो, लेकिन मैं तो हमेशा मानता हूं कि नेता अच्छे हैं। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर कि भारत के लोगों को, संविधान सभा को ये पता था कि दुनिया में क्या चीज हो रही है। वो दुनिया के अलग अलग भिन्न भिन्न देशों के संविधान को स्टडी करते थे, पढ़ते थे, और वहां से कुछ अच्छी चीजों को अपने जरूरत के हिसाब से अडॉप्ट करने का प्रयास किया उन्होंने। हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने इंस्पिरेशन लेकर हमने उन चीजों को अपने यहाँ रखा, इंस्पायर हुए हम लोग। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि हमने क्या क्या इंस्पिरेशन, हमने क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको गलत सेंस पे आप नहीं लेंगे, इसको आप पॉजिटिव सेंस पे लेंगे। ठीक है, इंस्पायर होना गलत नहीं है, कॉपी पेस्ट गलत होता है। ठीक है, और ये चीज मेन से लेंगे। अब पहला सवाल पढ़ते हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, एक संघ होगा यानी यूनियन होगा, शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट, संघ, यूनियन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यूनियन। ठीक है, हमारा देश में जो देश है वो बहुत सारे राज्यों का एक संघ है, बहुत सारे राज्यों का संघ है। ये राज्य भारत में उसी तरह से विलय हैं जैसे दूध में से पानी हो जाता है, तो दूध और पानी को मिला देते तो कुछ अलग नहीं हो सकता, उस तरह से जब राज्य विलय हुए तो बिल्कुल मिल गए। इनके पास कोई राइट्स नहीं है अपने आप को अलग कर ले जाने का, यानी कि कोई राज्य अपने आप को अलग नहीं कर सकता, उससे कितना भी दिक्कत आए वो अलग नहीं हो सकता। हाँ, इन राज्यों की बाउंड्री छोटी बड़ी की जा सकती है, बट राज्य अपने आप को अलग नहीं कर सकता। उसके अलग और देखते हैं, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के नाम से आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वही इंडिया का नाम सिर्फ इंडिया है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है कि जितने भी उसके राज्य हैं उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि हाँ भाई हम मिलकर रहेंगे। उसके बाद उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर हमको लगता है तो वो अलग भी हो सकते हैं। इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है, अमेरिका में ये फैसिलिटी है, क्योंकि वहां पर एग्रीमेंट हुआ है, हमारे यहाँ विलय हुआ है, मिल गए, दूध में पानी की तरह मिल गए, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है तो अमेरिका के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो हम हैं यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि एक राज्यों का एक समूह है। जो शब्द है संघ है, यूनियन जो है, वो किस देश से हमने लिया है, तो वो देश लिया हमने कनाडा से लिया। कनाडा के संविधान से हमने ये चीज ली है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि अब आगे इसके बाद अब अलग नहीं हो सकता, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, पढ़ते हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र अच्छा समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है और इसमें संविधान 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब यहाँ पर एक चीज जो है, वैसे तो समझा दिया मैंने आपको कि कनाडा से हमने चीज ली है, लेकिन अगर इसको हम देखते हैं कि यहां पर चीज देखिए, स्वतंत्र, एक प्रभुसत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, इसका मतलब होता है सोवरेनिटी। क्या होता है? सोवरेन, सोवरेन जो इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है समाजवादी, इसका मतलब है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, और यह गणराज्य यानी रिपब्लिक।
अब इन शब्दों को, इन वर्ड्स को समझते हैं। पहले समझते हैं सोवरेन। सोवरेन मतलब प्रभु संपन्नता, यानी कि बहुत ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, बच्चे बता रहा हूँ। यानी कि एक देश जो अपने सभी प्रकार के फैसले लेने में आजाद है, उसका किसी पर भी दबाव, मतलब कोई भी जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार हम जब 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए तो फिर हम पे किसने कंट्रोल नहीं किया। हम अपने फैसले लेंगे, अच्छे छोटे बड़े जितने फैसले अच्छे बुरे हम फैसले लेंगे। जो देश पूरी तरह से अपने फैसले ले सकता है, किसी पे कंट्रोल में नहीं होता है, उसको ही हम बोलते हैं सोवरेन कंट्री। सोवरेन यानी प्रभु संपन्न, यानी कि अपना फैसला वो खुद ले सकता है। किसी भी देश के होने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सोवरेनिटी है। वो भले वो डेमोक्रेटिक ना हो, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, बिल्कुल सही है, वहाँ तभी देश हैं वो। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रिपब्लिक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे देश हैं जो सोशलिस्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट ऐसा कोई देश नहीं हो सकता जो सोवरेन ना हो। सोवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है समाजवादी, सोशलिस्ट। लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, छोटी बताता हूँ। सोशलिस्ट का मतलब होता है, समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवाद। सोशलिज्म पूंजीवाद के कुप्रभाव को बैलेंस करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इसका नाम है समाजवाद, सोशलिज्म। एक लाइन बता देता हूं मैं आपको, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाए और कुछ के पास पैसा ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज है, सरकार के पास जो भी रिसोर्सेज है, सरकार के पास जो पैसा है, वो सबको ऐसा करे कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि सबको आपस में बांट के उसको सबको फायदा होना चाहिए। इसे कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है। एक है डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, वोट, यहाँ की व्यक्ति खुद चुने अपने, तो उसे कहते हैं लोकतंत्र। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट। हमारे देश में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा होता है, हेड ऑफ द स्टेट है। और हेड ऑफ द स्टेट का जो पद होगा वो वंशानुगुणित नहीं होगा, हायरार्की नहीं होगा और हेरिडिटरी नहीं होगा, बल्कि हर 5 साल के बाद चुनाव होगा। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, बन सकता है बट सिर्फ राजा के बेटे होने के नाते नहीं बन सकता। अगर उसे राजा बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। यानी 5 साल के बाद इलेक्शन होगा और उसके बाद जो जीतेगा वो हेड ऑफ स्टेट बनेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पीढ़ी में चला आ रहा है तो चलता है। जैसे अमेरिका में, जैसे इंग्लैंड में है कि क्वीन एलिजाबेथ है, उसके बेटा किंग चार्ल्स है, उससे चले आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आप राजा नहीं बन सकते, वहां प्रधानमंत्री बन सकते हो, राजा नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पर आप राष्ट्रपति बन सकते हो। इसलिए इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री वाइल England is not a republic country. England is a democratic country, but it is not a republic country because they have crown system, यानी कि वहां पर राजशाही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आप मुझे, अब ये देखो एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को समझते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। बोलता है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु ये शरारत छोड़ गए हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है पीसीएस 2021 में कि भाई ये किस व्यक्ति का स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम पहले समझते हैं व्यक्ति, किसने व्यक्ति ये बात बोली और ये क्यों बोली, इसका मतलब क्या, संदर्भ क्या है। पहले समझते हैं संदर्भ क्या है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है पृथक मताधिकार। पृथक यानी कि सेपरेट, पृथक मतलब सेपरेट, मताधिकार मतलब इलेक्टोरल, यानी कि ऐसा होगा कि जैसे लेट्स सपोज मुसलमान लोग अपने व्यक्ति को ही वोट देंगे, हिंदू लोग अपने व्यक्ति को वोट देंगे, बुद्धिस्ट हैं तो अपने व्यक्ति, ऐसा सिस्टम है कि उसी जाति के, उसी धर्म के लोग अपने व्यक्ति को चुनेंगे। यानी कि मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सभी हिंदू, मुसलमान और बुद्धिस्ट रह रहे हैं, तो हिंदू वाले हिंदू को वोट दे सकते हैं, मुसलमान को वोट देंगे और बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट को वोट देंगे। इसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल। 1909 में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में और भी बढ़ जाता है, लेकिन जब देश आजाद हुआ क्योंकि इस चीज ने क्या किया था, इसने हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बहुत ज्यादा फैला दिया था। ठीक है, क्योंकि जब आप एक ही क्षेत्र में एक क्षेत्र है उसमें हिंदुओं के लिए अलग नेता हो, मुसलमानों के अलग नेता हो, तो फिर जब आपकी प्रॉब्लम्स एक नहीं है, यानी कि भाई एक जगह रह रहे हो, गली में रह रहे हो, हिंदू अपना अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहा है, मुसलमान अपनी अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है, तो हमेशा डिवाइड रहेगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक ही गली में रह रहे हैं और वहां पर नाली खराब हो जाएगी, तो वो एक ही व्यक्ति के पास जाएंगे, तो इनमें यूनिटी बढ़ती है। लेकिन जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का काम किया तो
सेपरेट इलेक्टोरल एक बेस बना जिसमें हिंदू और मुसलमान अलग होते चले गए और अंत में पाकिस्तान का निर्माण हो गया। अब जब निर्माण हो गया और संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा के अंदर कुछ मुसलमान नेताओं ने बोला कि हम चूंकि माइनॉरिटी में हैं तो हमें पृथक मताधिकार दिया जाए, यानी कि हमें फिर से अंग्रेज जो वाला सिस्टम जो मुसलमान को वोट दे सकता है वो सिस्टम रखा जाए। इस उपलक्ष्य पे उस समय के नेता जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस बात को बोला कि भैया ऐसा है, सुधर जाओ, पाकिस्तान वैली ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, और ये शरारत करना छोड़ दो, अंग्रेज जा चुके हैं, पाकिस्तान बन चुका है, अगर आपको दिक्कत है तो आप पाकिस्तान जा सकते हो। मैं आगे बताता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया में एक ही सिस्टम, एक ही निजाम होगा, एक ही झंडा, एक ही निजाम होगा, यानी एक ही रूल होगा जिसके तहत सभी लोग गवर्न किए जाएंगे, किसी को भी अलग प्रिविलेज नहीं मिलेगी। इसीलिए इंडिया में कोई भी अलग सिस्टम नहीं है, सब लोग व्यक्ति को वोट डालेंगे, ऐसे यूनिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? मैं ऐसा फॉलोइंग की बात कर रहा है। फंडामेंटल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, क्या हमने अमेरिका से लिया है? बिल्कुल हमने अमेरिका से लिया है, ये राइट है। अमेरिका समझते हैं, अमेरिका जो है पहला कंट्री है जहां पर लिखित संविधान लागू हुआ। लिखित संविधान बनने की प्रक्रिया तो अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दी थी, 13वीं सदी शुरू कर दी थी, लेकिन 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही है तो अमेरिका के अंदर 1789 के आसपास अमेरिका ने एक लिखित संविधान तैयार किया और जहां पर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात बोली, मौलिक अधिकार की बात बोली। और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स होता है, अमेरिका में वो चीज हमने बिल ऑफ राइट्स से बोला, बिल ऑफ राइट्स से बोला, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला कि भैया उनके लोगों को पास कुछ बेसिक हकूक यानी कि अधिकार होने चाहिए, बेसिक अधिकार, यानी कि आप पैदा हो गए अमेरिका की धरती में तो आपको बेसिक यानी जिंदा रहने का अधिकार, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पाने का अधिकार, इस तरह की जो चीजें होती हैं वैसे बेसिक अधिकार जो है रहने चाहिए। तो जब इंडिया ने संविधान बनाया तो इंडिया ने अमेरिका के इस कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया और जहां अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स में ये बात बोली गई है, इंडिया में पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स में हमने ये बात बोली है। लेकिन आप कह सकते हो कि इंडिया ने अमेरिका से इस कॉन्सेप्ट को इंस्पिरेशन ली है। फिर कह रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अमेरिका ने इजाद किया हो, ठीक है, वो उन्होंने अपने संविधान में लिया, तो हमने अपने संविधान में उस चीज को उस तरह से लिया हुआ है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका ने इजाद की हुई है, ठीक है। तो हमने बस इंस्पिरेशन लेके किस तरह से अपने संविधान में हम लोग ऐड कर सकते हैं, बस हमने ये चीज ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला चीज है, फिर बोलते हैं कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए, बिल्कुल सही लिए हमने, आयरलैंड से लिए मैं, ठीक है। क्या मतलब है डीपीएसपी का? देखिए, डीपीएसपी को जब पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच तक, ठीक है, तो डीपीएसपी में बहुत सारी बातें बोली गई हैं, ठीक है। ये वो बातें हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम ये चीज अचीव करें। होता क्या है कि जरूरी नहीं कि जब देश आजाद हुआ तो सभी जो प्रॉमिस किए गए, जो नेताओं ने प्रॉमिस किया था अपने पब्लिक से, उनको एक साथ दे दिया, नहीं था ऐसा, ठीक है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, वो टाइम ऐसा नहीं था, तो कुछ चीजें तो उन्होंने बात बोल दी थी, लेकिन बहुत सारी चीजों को उन्होंने कहा था कि जब वक्त आएगा तो इस तरह को हमें अचीव करके लोगों को देना होगा, जब वक्त आएगा, जब रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, तब हम दे सकते हैं, अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इन चीज को अचीव करें। तो जितने भी ऐसे वादे जो पूरे नहीं हो पाए थे वो डीपीएसपी में आ गए, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ गए, पार्ट 4 है इसका, ठीक है, पार्ट 4 में आ गया। और ये कोशिश की गई कि जितने भी कानून जो पॉलिसी बने वो इन डीपीएसपी में जो बातें किए गए उनको फुलफिल करते हुए दिखाई दे। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस 1947 में नहीं थी, जैसे कि पंचायती राज बाद में इंक्लूड हुआ है, लेकिन आप डीपीएसपी में देखोगे तो पंचायती राज का सिस्टम है वहां पे। तो हमने, हमारे नेताओं ने डीपीएसपी के जो बातें बोली गई उसके लिए उस तरह से हमने अपने कानून बनाए, ठीक है। तो डीपीएसपी हमने जो लिया है वो हमने आयरलैंड से ही लिया हुआ है, ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, इसका मतलब रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर क्या है? रेसिडुअल पावर देखिए, हम पावर का मतलब क्या होता है, देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, 3 तरह की लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, यानी कि सरकार किन मुद्दों के ऊपर कानून बना सकती है। तो इस यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, ठीक है। एक लिस्ट होती है आपकी स्टेट लिस्ट, इसमें क्या होता है,
स्टेट जो है इन पे ऊपर कानून बना सकता है, विधानसभा के ऊपर होता है, और एक होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर दोनों सरकारें, स्टेट या सेंटर दोनों बना सकता है। लेकिन अगर कुछ विवाद हो रहा है तो इसमें से यूनियन को हम तवज्जो देते हैं। तो जो बातें बोली गई हैं उस पर कानून बना सकते हैं। कौन बनाएगा इसके बारे में बताया गया है, लिस्ट सिस्टम है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई मुद्दा आ जाए जो इन तीनों में नहीं आता, ठीक है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उसके ऊपर कानून बनाएगा सेंटर, पार्लियामेंट बनाएगी। इसी चीज को बोलते हैं अवस्थित शक्तियां, कि जो चीज मेंशन नहीं है बट अगर वो आ जाए तो उस पर बनाने कानून जो है, रेसिडुअल पावर जो है वो केंद्र की होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है। आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर हमने जर्मनी से लिया, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 352, अगर कोई दूसरा देश हम पे अटैक करते हैं, नेशनल, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 356 इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और आर्टिकल 360 इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, लगभग ऐसा कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द हमारे उल्लिखित नहीं है? तो प्रस्तावना में संप्रभुता, बिल्कुल। सोविरन, मैं हमसे बोलता S3DR क्या है? सोविरन। सोविरन का मतलब होता है संप्रभुता। सोशलिस्ट का मतलब होता है, लिखा नहीं इसके अंदर, समाजवादी। सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। ठीक है। और रिपब्लिक, ये 5 शब्द होते हैं, पहले पैराग्राफ में है, ये 5 शब्द हैं। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों नहीं दिए हैं, ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है प्रस्तावना के अंदर, ये शब्द प्रस्तावना के अंदर नहीं आता। S3DR आता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन संघीय यानी यूनियन नहीं आता है प्रस्तावना के अंदर। ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी पहले चैप्टर में। अब इसको, ये अगला चैप्टर जो है मैं कल बताऊंगा। प्रेम्बल ऑफ द, ये है संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का, विषय वस्तु एवं महत्व। प्रेम्बल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और ऐड करवाना है मुझसे कि सर इसको इस तरह से और कर दिए, तो अपनी राय मुझे इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसको और इम्प्रूव करने की, या आपके अकॉर्डिंग जो है वो लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।